फैज साहब की रोमान परवर तबीयत भी महबूब की हुस्न दिलावेज से नज़रें चुराने लगी कि गमे रोज़गार उससे ज़्यादा दिल फरेब था। साहिर महबूब से मिलना चाहता था, मगर ताज महल से दूर के सतवत शाही की ये अलामत उसे तारीक मकानों की याद दिलाती थी। वो मकान जहाँ हर रोज़ ज़िंदगी की चिराग गुल होते हैं और मौत की तारीकी मज़ीद गहरी हो जाती है। मेरा मामला मगर उनसे मुख्तलिफ है। मेरी तो आँख ही गमे रोज़गार में खुली है। महबूब के हुस्न से पहले गुर्बत के आंचल में छुपी वो जिंदगी देखी है, जिसका जर्द चेहरा हुस्न जमाल से बेगाना रहता है। कुदरत हुस्न अता करती है, मगर उसे संवारने का हुनर नहीं देती। मैंने वो बढ़ापा देखा जिसकी लाठी को आवारिस की दीमक चाट जाती है। वो बचपन देखा जिसकी आंखें ये भी नहीं जानती थी कि हसीन सपने क्या होते हैं। बड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि इस दुनिया में वो हुस्न भी होता है जिसकी जुस्तजू जीने की उमंग देती है। वो आंखें भी होती हैं जिनके बारे में आदमी गुमान करे कि जिंदगी उनमें डूब जाने का नाम है। वो नगमे भी होते हैं कि उनका तरन्नुम कतरा कतरा आबे हयात बनकर कानों में टपकता रहता है। दिल ने यही चाहा कि गमे रोजगार से निजात मिले और किसी जुल्फ़े स्याह के साए में जिंदगी बीत जाए। गुर्बत व अफलास की बस्ती से हिजरत की जाए और किसी मुतरन्नम शहर में जा बसेरा किया जाए, जहाँ परिंदे नगमाए हयात गाते हों और बादे सबा उन्हें कंधे पर उठाए करिया करिया फिरती हो। जहाँ बढ़ापे को दीमक ज़दा लाठियों की ज़रूरत न हो, उसे वो जवान हाथ मुयस्सर हों जो अपनी तवानाई उसके कदमों में डाल दें और उनमें हरकत पैदा करें। सियासत की ज़बान में कहें तो एक फलाही रियासत जो इस्तिसाल पर नई एहसान की बुनियाद पर खड़ी। वो रियासत जो ज़िंदगी बख्श हो। ये फैज साहब से मुखालिफ समत में जाने की कोशिश थी। महबूब के ख्याल से गमे रोज़गार की तरफ नहीं, गमे रोज़गार से ख्याल यार की तरफ। इस ख्वाब की ताबीर के लिए रियासत ही क्यों? मुझे यही बताया गया था कि जिंदगी को तब्दील करने की बाग रियासत के पास है। ऐसी रियासत जो सालहीन का इक़्तिदार कायम करती है, जहाँ कसर शाही के बाहर एक जंजीर अदल लटक रही है, मजलूम उसे छेड़े और अगले लम्हे इंसाफ उसकी झोली में आ गिरे, जहाँ कानून का इतलाक यकसां हो। ऐसी रियासत जो कि यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए बर्पा करनी पड़ती है। मैं भी इसी जद्दोजहद में जुट गया। एक मुद्दत के बाद मगर ये मालूम हुआ कि सियासत में ख्वाबों का गुजर नहीं होता। ये तो हकाइक की संगलाख ज़मीन का सफ़र है। यहाँ ज़िंदगी अपनी तमाम तर तलखियों के साथ बरेना खड़ी होती है और उसे सतरपोशी की भी फिक्र नहीं होती। यहाँ पोशाक फरोश नहीं होते जो इस बरहनगी को ढांप लें। यहाँ ख्वाब होते हैं मगर जिनसे बाजार की तरह। यहाँ ख्वाबों का कारोबार होता है। सादा लोग जिन्हें अवाम कहते हैं, इनके ख़रीदार होते हैं, कभी इनकलाब के नाम पर, कभी तब्दीली के उन्वान से, कभी आज़ादी। ये अहले सियासत की लुगत है जिसमें उन्होंने तमाम ख्वाबों को नाम दे दिए। जो सच बोलता है उसका कारोबार नहीं चलता। कितने आए जो अपनी दुकान बढ़ा गए। वो महबूब यहाँ नहीं रहता जिसकी जुल्फ़ों की घनी छाँव में मैं सफ़र हयात तय करना चाहता हूँ। फिर वो कहाँ रहता है? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ ख्वाब फिल वाक़े ताबीर बनते हों, जहाँ तमन्नाएं मशहूद होती हों? अहले इल्म से पूछा, किताबों को खंगाला तो इन सवालों के जवाब किसी हद तक मिल सके। एक तो ये इंकशाफ हुआ कि ज़मीन पर कोई वादी ऐसी नहीं जहाँ ख्वाब की पूरी ताबीर मिलती है। ये ज़िंदगी इस नहज पर उस्तवार ही नहीं हुई। हाँ, ये मुमकिन है कि ख्वाब की कोई एक आध झलक दिखाई दी जाए, कोई ताबीर मशहूद हो जाए। रियाजी की ज़ुबान में अदा करें तो 10, 20 या 30% ख्वाब हकीकत बन जाए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि ख्वाब की ताबीर का अमल सियासत में नहीं, माशरत में होता है। ये रियासत नहीं, मुआशरा है जहाँ ख्वाबों की ताबीर को वाक़या बनाने का काम होता है। जहाँ वो सांचे बनते हैं, अहले सियासत अगर उनमें ढल जाएं तो रियासत उन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए मददगार बन सकती है। सियासत को कुछ अक़दार का पाबंद बनाना लाजिम है ताकि रियासत अवाम की खादम बन सके। अक़दार साजी माशरे का वजीफ़ा है। अक़दार साजी का काम मुस्लिहीन करते हैं जो समाजी अखलाकियात पर पहरा देते हैं। वो दानश्वर जो इज्तिमाई सोच के ज़ावियों को दुरुस्त करते हैं। वो उस्ताद
جو فرد کے اخلاق کی تعمیر کرتے ہیں، وہ والدین جو اپنی آغوش تربیت میں جواہر ڈھالتے ہیں، وہ درسگاہیں جن کا مطمع نظر رجال کار تیار کرنا ہو، وہ خانقاہیں جہاں تزکیہ نفس کا اہتمام ہوتا ہو۔ انہی اداروں سے نکلنے والے جب سیاستدان بنتے ہیں تو ریاست خوابوں کی تعبیر کے لیے جت جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ترتیب الٹ گئی۔ ہم نے ریاست کے بطن سے معاشرہ جنم دینا چاہا۔ اب بیٹی کی کوکھ سے ماں کیسے پیدا ہو؟ ہم لیکن اس پر تمام توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ کبھی کسی حکیم سے رجوع کرتے ہیں کہ اس کا نسخہ اس انہونی کو ہونی کر دے۔ کبھی کسی پیر سے تعویذ لینے جاتے ہیں کہ کاغذ کا کوئی پرزہ ماورائے اسباب حاجت روائی کر دے۔ کبھی کسی جدید ڈاکٹر تک رسائی چاہتے ہیں کہ علم جدید سے کوئی کرشمہ سرزد ہو جائے۔ کبھی کسی سائنسدان کا ہاتھ تھامتے ہیں کہ کلوننگ سے کوئی کرامت دکھا دے۔ کاش ہم پیر رومی کی سن لیتے جو اس کار لاحاصل کے بارے میں برسوں پہلے متنبع کر گئے۔ دست ہر نااہل بیمارت کند، سوئے مادر را کے تیمارت کند۔ سیاست ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ جب سیاسی ادارے موجود ہیں تو انہیں جیسے تیسے چلنا بھی ہے۔ انہیں اہل سیاست ہی نہیں چلانا ہے۔ اہل سیاست انہیں اپنی تربیت اور صلاحیت کے مطابق ہی چلائیں گے۔ ان کی تربیت کے لیے اگر سماجی ادارے موجود نہیں ہیں یا اگر ہیں مگر اپنے اصل فرائض سے غافل ہیں تو پھر سیاست ویسے ہی ہوگی جیسی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اہل سیاست میں مسیحا نہیں تلاش کیا جاتا، یہاں وہ دستے ہنر ڈھونڈا جاتا ہے جو موجود میں بہتر ہو اور معاشرے کو سیاسی اعتبار سے زندہ رکھ سکے۔ اس سے زیادہ کی طلب کا حاصل صرف مایوسی ہے۔ آج مایوسی پھیل رہی ہے۔ ہم نے ساری توقعات اہل سیاست اور سیاست سے وابستہ کر لی۔ ہمارے خواب ہماری نظروں کے سامنے بکھر رہے ہیں۔ ہماری کیفیت وہی ہے جو غالب نے بیان کی، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ رخش زندگی کہاں جا کے رکے۔ مایوسی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ توقعات کا مرکز تبدیل ہو جائے، سماج نہ کہ ریاست۔ میرے جیسے عام پاکستانیوں کا معاملہ فیض صاحب کی طرح یا ساحر جیسا نہیں ہے۔ میرا غم ان سے سوا ہے۔ میرے پاس محبوب ہے نہ محبوب کی آنکھیں کہ ان سے بڑھ کر غم روزگار دل فریب ہوں۔ میں غم روزگار سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں اس وادی میں بسیرا کرنا چاہتا ہوں جہاں محبوب کی گھنی زلفوں کے سائے میں زندگی بیت جائے، مگر یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔